नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आज बात करेंगे भिंड, भोपाल और इंदौर की और उठाएंगे शहरों के आज के प्रमुख मुद्दे और जानेंगे वहां की क्या है हकीकत। तो सबसे पहले बात करेंगे भिंड की, जहां औद्योगिक इकाई का गंदा पानी आधा दर्जन गांव तक पहुंच रहा है। हालात तो ये है कि ग्रामीण वही दूषित पानी पीने को मजबूर है। तो भिंड की गोहद विधानसभा क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला। यहां औद्योगिक इकाई का गंदा पानी आधा दर्जन गांव तक पहुंच रहा है। हालात इस कदर खराब है कि गांव के लोग वही दूषित पानी पीने को मजबूर भी हैं। बीमारियां हो रही हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। तमाम शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। हम गोहद विधानसभा के गुरीखा पंचायत में खड़े हुए हैं, जहां पर जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी आ रहा है। यहां पर इतना गंदा पानी आ रहा है कि ये नहर से पूरा नहर टाइप का एक नाला है, उसमें पूरा पानी जा रहा है, जिससे फसलें भी बर्बाद हो रही हैं, पशु पक्षियां भी मर रहे हैं और आसपास के लोग जो इसका पानी पी रहे हैं। एक कुआं है, उस हम कुएं को दिखाएंगे कि यह एक गुरीखा जो गाँव है, इसमें एक कुआं बना हुआ है। इस कुएं का पानी पूरा गाँव पी रहा है। इतना गंदा पानी है कि यहाँ खड़े होने में भी बहुत बदबू आ रही है, तो लोग इसका पानी कैसे पी रहे होंगे। कहीं इंदौर के भागीरथपुरा जैसी घटना इस भिंड जिले में ना हो जाए यह घटना। लेकिन इन लोगों ने, गांव के जो लोग हैं, इन लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की। शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी यहाँ आकर जांच नहीं की कि इनका पानी का सैंपल ले लिया जाए और जो नाला है, इसका जो स्रोत है, इस स्रोत को बंद कर दिया जाए। भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में स्थित कैडबरी फैक्ट्री का गंदा और बदबूदार अपशिष्ट पानी सीधे नाले में छोड़ा जा रहा है। ये नाला कई गांवों से गुजरते हुए बेसली डैम में मिल जाता है और इसी डैम का पानी गोहद नगर क्षेत्र के लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि किसान इसी फसल से अपनी फसलों की सिंचाई कर रहे हैं। दूषित पानी के कारण किसानों की मेहनत बर्बाद हो रही है, खेतों में बोई गई फसलें नष्ट हो रही हैं और पीने के पानी से ग्रामीणों में पेट दर्द, हैजा, एलर्जी और त्वचा संक्रमण जैसी बीमारियां फैल रही हैं। कुआं में जाता है, कुआं से सब लोग पानी पीते हैं और पानी पीने में भी दिक्कत आती है और पशु मर रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं। गेहूं में दे दिया था पानी, तो गेहूं एकदम पीले पड़ के सूख गए थे। इस बात की शिकायत वगैरह कहीं? बस शिकायत करी थी हमने 29/11 में आवेदन। हाँ, तो उसका निराकरण वगैरह? कोई निराकरण, कोई सूचना नहीं हमको, कोई उन्होंने आज तक कोई सूचना नहीं दी हमें। किस वजह से शिकायत ठंडे बस्ते में चलेगी? ठंडे बस्ते में चलेगी। शिकायत का पता ही नहीं है जाने क्या कहाँ चलेगी। बड़े बड़े लोगों की उसमें हस्तक्षेप में रहती है जी। जाते हैं वहीं पर सौदा भाव करे आए आ गए। असल में ये मालनपुर की फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है इसमें, और पहले ये इतना स्वच्छ पानी आता था कि इससे हमारे गांव वाले पशुओं को पिलाते भी थे, फसलों में भी देते थे और ज़रूरत पड़ने पर खुद भी पी लेते थे। आज इसकी ये स्थिति है कि यहाँ लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अगर इसमें हाथ धो लें तो हाथों में छाले से पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। अगर पशु या जानवर, पशु पक्षी कोई भी इसको पी ले तो उसकी मौत निश्चित है। फसलों में अगर दे दें तो फसल सूख जाती है। आपकी पंचायत है क्या? जी, ये हमारे बगल की पंचायत है गुरीखा, और इसी से लगी हुई हमारी पंचायत है तुकेड़ा पंचायत। इससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन हमारे गांव में है, क्योंकि यहाँ तो मालनपुर के एक हिस्से का पानी आ रहा है और हमारी पंचायत में तो पूरे मालनपुर का पानी उतर के पहुँच रहा है। जब अनादि टीवी के संवाददाता ने फैक्ट्री परिसर में जाकर स्थिति देखी तो वहां से निकल रहा गंदा पानी इतना बदबूदार था कि वहां खड़ा होना तक मुश्किल हो गया। फैक्ट्री प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। वहीं आसपास के गांव गुरीखा पंचायत समेत अन्य इलाकों के ग्रामीणों ने बताया कि गंदा पानी कुओं तक पहुंच चुका है, जिससे उनका पीने का पानी भी दूषित हो गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की, लेकिन अब तक पानी बंद नहीं हुआ। गंदा पानी बेसली डैम में पहुंचने से हजारों मछलियों की मौत हो चुकी है। सर, गोहद बेसली डैम में चूंकि ऊपर एक नाला आया है मालनपुर साइड से, वहाँ पे जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी, केमिकल वाला पानी आता है, तो ये सीधा गोहद बेसली डैम में आके मिलता है, जिसके कारण वहाँ पे सर जो केमिकल प्लस उसकी टर्बिडिटी के कारण उसमें सर जो ऑक्सीजन जो होती है घुलित ऑक्सीजन पानी में, वो कम हो जाती है, जिसके कारण मछलियाँ मर रही हैं या मर जाती हैं। सर,
इसमें सर कि ऐसे आपने फिर उनको कोई पत्राचार वगैरह किया है क्या फैक्ट्रीज वगैरह को? सर अभी तक तो हमारे अधिकारी ने, मैं यहाँ पे चूँकि रूटीन प्रभार में हूँ, तो अभी सर पत्राचार का मुझे पता नहीं है, अभी नहीं किया शायद। और अभी अगर कोई आदेश आएगा तो सर हम पत्राचार करें। जैसे ये जांच कमेटी बनी, उस कमेटी में यही है कि सैंपल ले गए, उसके बाद सैंपल में जांच होगी, या दोषी पाई जाएगी तो उन पर कार्रवाई होगी, और यदि कार्रवाई नहीं करेंगे दोषी पर तो हम लोग उसको घेराव करेंगे। अब डलेगी तो हम आएंगे, हम तो नहीं डलेंगे ठंडी बस्ती में। हम तो अब लड़ाई, जनता की लड़ाई लड़ने ही लड़ना है मेरे को। उस गंदे पानी से कितने गांव प्रभावित हैं? सरवा, तुकेड़ा, छिमका, ये जनता हमारे डैम में आ रहा ना, वो पानी है ना, गंदा जो है ना पानी हमारे इस गोद डैम में आ रहा है। इससे हमारी गोद की जनता भी तो बीमार, कहीं बीमारी पैदा हो रही है, अटैक पड़ रहा है, कौए कैंसर बन रहा है, आँखों में जलन, फेफड़ों में मतलब तमाम तरह की बीमारी हमारे वही गंदा पानी हमारे इस डैम में आता है। मत्स्य विभाग ने भी माना कि फैक्ट्री से छोड़े जा रहे दूषित पानी के कारण मछलियों की मौत हो रही है और इस मामले में फैक्ट्री प्रबंधन को पत्र भेजा जाएगा। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मांग की है कि फैक्ट्री पर तत्काल कार्रवाई हो और गंदे पानी की निकासी रोकी जाए। किसानों की कई बीघा यहाँ फसलें हैं आसपास, उस फसलों पे भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि गेहूं की जो फसल है पूरी तरह से पीली भी पड़ रही है। तो ऐसे में यहाँ कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आया। भिंड से अखिलेश सिंह की खास रिपोर्ट। तो चलिए इस पर अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, कारण तो आपने बता दिया, क्या हो रहा है वो भी आपने विस्तार से बताया। अंदर की कहानी क्या है? फैक्ट्री चल रही है, जाहिर तौर पर वहां पे व्यवस्था की गई होगी कि पानी को किस तरह से ट्रीट किया जाना है। वहां पे एसटीपी प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अधिकारी इस पर काम क्यों नहीं कर रहे? राजनीति हम देख रहे हैं एक तरफ हो रही है, लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? अखिलेश, अनम्यूट कर लीजिए अपना ऑडियो। चलिए, कुछ टेक्निकल समस्या है, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पानी जो है उसके ऊपर आप देख सकते हैं एकदम काला गदले वाला पानी जो है सीधा छोड़ा जा रहा है। लोगों के नहाने धोने और पीने के पानी में इस तरह से फैक्ट्री का दूषित पानी बिना किसी फिल्टर के सीधा छोड़े जा रहा है। ये गंदा पानी फसलों को बर्बाद कर रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। और यही कारण होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई फैक्ट्री खुलने जाती है, ग्रामीण विरोध क्यों शुरू कर देते हैं, क्योंकि फैक्ट्री खुलने के बाद उनके साथ इस तरह से ही दुर्व्यवहार होता है। चलिए, अखिलेश तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या स्थिति वहां पर, जैसा कि आपने बताया कि वहां पर गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के सीधा छोड़ दिया जा रहा है, कितने समय से ऐसी स्थिति है? और जाहिर तौर पर जब फैक्ट्री बनती है तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि फैक्ट्री से जो दूषित पानी निकलेगा उसका किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, तो फिर स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ? जी, अब से हम बताना चाहेंगे, यह पूरा मामला ग्वालियर से नज़दीक बिल्कुल भिंड जिले के मालनपुर जो औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है, यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ बनी हैं, सीधा गंदा पानी इनका सीधा नहरों के जरिए सीधे वहाँ बने बेसिक डैम में पहुँच रहा है। तो जब इसके लिए एक अलग टीम बनाई जाती है, ईटीपी कराई जाती है और इसके लिए एक अलग टीम बनाई जाती है जो फैक्ट्रियों में गंदा पानी निकल रहा है, इसको कैसे डिस्पोज किया जाए, कैसे हानिकारक ना हो, तो क्या इसमें उपाय करे जाएं, इसके लिए एक अलग से टीम गठित की जाती है। लेकिन ऐसा न करते हुए कंपनी सीधा पानी अपना चैम्बर बनाते हुए नाले में छोड़ते हुए सीधा ग्रामीण अंचलों से होते हुए और सीधा बेसरी डैम में पहुंच रहा है। और इस बेसरी डैम से लगभग गोहद विधानसभा की आधे से ज्यादा लोग इसी पानी का सेवन करते, इसी पानी पी रहे हैं और इसी पानी के फसलों में भी यह पानी जा रहा है, जिससे फसलें भी सूख रही हैं, फसलें भी नुकसान हो रही हैं। और जो वहाँ बेसिक डैम बना है इसमें काफी मछलियां भी उत्पादन होती है, इसमें अखिलेश, भी... ये जो फैक्ट्री है इसमें किस तरह की चीज का निर्माण होता है, क्या मैन्युफैक्चरर होता है यहाँ पर, और किस तरह के केमिकल है जो पानी में पाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो यह जो ये फैक्ट्री है ये मशहूर चॉकलेट 5 स्टार के नाम से मशहूर चॉकलेट बनाती है। जो भारत ही नहीं विश्व में भी इसकी चॉकलेट मशहूर है। कैडबरी जो फैक्ट्री है यह मशहूर चॉकलेट के नाम से फैक्ट्री है और चॉकलेट बनाती है। लोगों के अंदर मिठास तो दे रही है, लेकिन लाखों लोगों के अंदर यह मिठास दे रही है, लेकिन यहाँ जो बने फैक्ट्री के आसपास ग्रामीण अंचलों में धीरे धीरे यह जहर घोल रही है। केमिकल इतना हानिकारक है, अगर लोग इसे पी लें तो हाथों में इन्फेक्शन जैसा होने लगता है और खुजली होने लगती है और लोग जो पी लें उसमें हैजा
या पेट दर्द जैसी शिकायत आने लगती है। जो पशु अगर पी ले, इस पशु से सीधी इसकी मौत हो जाती है। जो पशु पक्षी आसपास वहाँ रहते हैं, कई पक्षियों की भी मौत हुई है। ग्रामीणों ने वहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो आसपास कई मोरों की भी मौत हुई है। जो राष्ट्रीय पक्षी है तो उनकी भी मौत हुई अखिलेश, है। जल्दी से इस पे जवाब चाहूंगा कि इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई प्लांट वहां पर नहीं है क्या, या था, या कोई बंद हो गया? कोई ट्रीटमेंट के लिए कोई प्लांट नहीं बनाया है। कंपनी इस ठीक पर कोई जवाब नहीं दे पा रही है। कंपनी का कहना है कि हमारा पानी अंदर ही जा रहा है, अंदर भी जा रहा है, तो भी स्रोत पानी कहाँ ले जाएंगे। इतना पानी जब हमने फैक्ट्री में जाकर अंदर देखा तो काफी संख्या में पानी जा रहा है और सीधा चैम्बर बने हुए सीधे नाले से आ रहा है। कंपनी सीधा गोल मोल जवाब दे रही है, ना उन्होंने कोई उपाय बताया कि उपाय में। इसके बाद भिंड कलेक्टर ने मीटिंग भी ली और मीटिंग के दौरान आज उन्होंने सभी फैक्ट्री संचालकों को बुलाया। खबर चलने के बाद भिंड कलेक्टर वहां औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचे और सभी कंपनियों से उन्होंने निर्देश किया अगर गंदा पानी नाले में आएगा तो कार्रवाई भी की जाएगी। जी शुक्रिया अखिलेश जानकारी के लिए। तो कलेक्टर ने कंपनियों को निर्देश तो दिए हैं, गंदा पानी पीने के, नहर, खाने पीने के और आम जरूरतों के पानी में नहीं आना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि फैक्ट्री संचालक कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई करते हैं या फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है। तो चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर। भोपाल और इंदौर से लेकर तमाम शहरों में एसआईआर का दूसरा चरण, जहां सूची सुधार का काम तो चल रहा है। अब जानकारी यह मिल रही है कि भोपाल में इस मामले में अभी तक दूसरे चरण में 80% काम पूरा हो गया, लेकिन इंदौर की स्थिति तो बहुत ही खराब चल रही है। 36% से भी कम, स्थिति बहुत पीछे है वहां पे। भोपाल जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाता सूची सुधार का काम चल तो रहा है, लेकिन तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं की संख्या बढ़ने से तय शेड्यूल प्रभावित हो रहा है। पहले 7 विधानसभा क्षेत्रों में 9 मैपिंग वाले 1,16,925 मतदाताओं की सुनवाई तय थी, लेकिन नाम, उम्र, माता पिता के नाम में गड़बड़ी, 2,27,129 मतदाताओं के मामले इस तरह के सामने आए हैं। इसके बाद प्रक्रिया को दोबारा व्यवस्थित करना पड़ा है। सभी मतदाताओं को नोटिस भी जारी किए गए। वार्ड कार्यालयों में अलग अलग AIRO स्तर पर सुनवाई तो हो रही है। जिले में बताया जा रहा है कि रोजाना 250 से 300 मतदाता की सुनवाई हो रही है, जो काफी नहीं है। 14 फरवरी तक की डेडलाइन है। भोपाल जिले में कुल 16,87,833 मतदाता बताया जा रहा है, जिनमें से 13,66,266 मामलों में नोटिस, सुनवाई, सत्यापन और फाइनल पब्लिकेशन की प्रक्रिया पूरी हुई, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद 3,20,767 मतदाता अभी भी प्रतीक्षा की स्थिति में है। एसआईआर का भोपाल में 80.99% काम पूरा तो हो चुका है। इंदौर में यह केवल 36.56% है। पूरे प्रदेश में इंदौर की स्थिति सबसे खराब है। यहां भोपाल अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इंदौर अभी शुरुआती स्तर पर ही अटका हुआ है। तो चलिए इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजधानी भोपाल से दिव्या और इंदौर से योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्या, क्या स्थिति है 7 विधानसभाओं में राजधानी भोपाल के एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया तो चल रही है, निर्देश तो स्पष्ट दिए गए हैं उच्च अधिकारियों के द्वारा, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या बना हुआ है? जी अभिषेक, जैसा कि पहले चरण की बात है तो पहले चरण को लेके जितना ज्यादा बवाल मचा था एसआईआर पर, लेकिन उससे ज्यादा अब द्वितीय चरण की बात है, द्वितीय चरण में जो नामों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है उसमें और भी ज्यादा जो है बवाल मचा हुआ है। और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने आरोप लगा रही है। और देखा जाए तो जो प्रथम चरण में जो नाम जोड़े गए थे, उसके बाद तकरीबन 40 लाख नाम ऐसे हैं जिन्हें जो नहीं जोड़े गए। इसमें कई सारे दावे आपत्ति वाले हैं, कई जो है रिपीट है और कई जो मृत्यु हो चुके हैं। ऐसे तमाम छटने बाद ऐसे कई सारे नाम है जिनके दावे आपत्ति दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब सामने आ रहा है कि जिसमें दोनों राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा रही है कि फर्जी शिकायतें की जा रही है और नाम कटवाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इसमें जो है ये सरकार के सामने चुनौती बनी है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती बनी टाइम लिमिट, क्योंकि इसकी एक टाइम लिमिट है और जैसा कि अभी पूरे 7 दिन 24 घंटे इस काम को किया जा रहा है, तब जाके भोपाल में अभी तक काम है पाया। अभी भी काम कहीं ना कहीं पिछड़ा है और ऐसे में जल्दबाजी की जा रही है और शिकायतें आ रही है, उसका भी कोई अभी तक उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है पार्टियों को। और लोग भी अपने नाम जुड़वाने के लिए भटक रहे हैं, दावे आपत्ति सुनने के लिए कोई नहीं। ऐसी तमाम तरह की शिकायतें द्वितीय चरण में आ रही है। और ऐसे में अभी देखना होगा कि टाइम लिमिट के अंदर जैसा कि 80% हो चुका है, क्या पूरा काम किया जाएगा और इसमें जो गलतियां हो रही है, जो त्रुटियां हो रही है, उसके ऊपर प्रशासन का ध्यान नहीं है। अभिषेक, दिव्या, क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम साइन करके फॉर्म्स को लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, वो नाम जो नहीं जोड़े गए उन्हें सबसे ज्यादा कॉमन क्या त्रुटियां निकल कर या रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है?
और ऐसे में प्रमाण पत्र के तौर पर क्या कुछ मांगा जा रहा है बीएलओ के द्वारा, और आम जनता के सामने क्या सबसे बड़ी चुनौतियां, क्योंकि लिमिटेड डेडलाइन जो है 14 फरवरी की तय कर दी गई है। अब ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं बीएलओ के लिए कि इतनी सारे फॉर्म की स्क्रूटनी करनी है, दस्तावेजों की जांच करनी है। दूसरी तरफ आम जनता भी है जिनके लिए भी कहीं ना कहीं कामकाज से वक्त निकाल के वहां पहुंचना और फिर अपना नाम जुड़वाना काम काफी कह सकते हैं जटिल। जी अभिषेक, जब हमने इसकी एसआईआर की प्रक्रिया की, जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, तभी हमने काफी बार बताया था कि जो ये प्रक्रिया बनाई गई है वो इतनी जटिल है कि जो एक पढ़ा लिखा एक गरीब व्यक्ति है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरे ढाई लोगों में बहुत बड़ी, वो भी एक बहुत बड़ा चुनौती है कि अगर लोगों को लगे कि नाम नहीं जुड़ा तो नागरिकता चली जाएगी। ऐसे में जो फॉर्मेट बनाया गया है जो एसआईआर का, वो काफी जटिल प्रक्रिया है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में जो उनसे तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, और इससे पहले 2003 की जो लिस्ट है उसके बारे में जानकारी मांगी जा रही थी, तो अभी भी कई सारे जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा, कई के पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसे में कई लोगों के नाम कट गए, और जहाँ दालापति की बात की, जहाँ लोगों ने अपने हक लगाई है, उनकी सुनवाई हो रही है, क्योंकि जो एक सिस्टम बनाया गया था कि एआरओ बैठेंगे और वो 50 करीब फॉर्म सुनेंगे, एक दिन में आती है, लेकिन जितनी लाखों शिकायतें आई हैं उस हिसाब से जो काम चल रहा था वो काफी स्लो प्रोसेस में चल रहा था। अब लोगों के लिए भी परेशानी है, और सबसे बड़ी परेशानी प्रशासन के लिए है कि कैसे वो ये काम जल्द से जल्द बिना त्रुटि के पूरा करें। बहुत बड़ा चैलेंज है। दिव्या बन रही हमारे साथ, योगेश इस वक्त हमारे साथ है। योगेश, प्रथम चरण का काम तो काफी तेजी से हुआ इंदौर, भोपाल जैसे बड़े शहरों में, लेकिन द्वितीय चरण में इंदौर कहीं ना बहुत पीछे छूटता नजर आ रहा है। 36% ही काम पूरा हुआ है, जो फॉर्म छूट गए या जिनको लेकर दस्तावेज मांगे गए हैं। क्या स्थिति वहां पर, क्या लग रहा है कि तय डेडलाइन में काम पूरा हो पाएगा या फिर शायद आगे बढ़ना पड़े? देखिए, जिस तरह से काम की प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से उसकी गति है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि तय समय सीमा शेड्यूल में जो एसआईआर का जो काम है इंदौर जिला को पूरा कर पाएगा। इंदौर जिले में सबसे सबसे ज्यादा हमें लगभग 9 मेपी के बाद 9 मेपी के एक साथ लगभग 16,000 नाम सामने आते हैं, 1,00,000 9 मेपी वाले। लेकिन जब ये प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद में 2,26,000 जो नाम है वो ऐसे जिनमें उम्र गलत है, जिनमें पिता का नाम गलत है, जिनमें पति का नाम गलत है, इस तरह के जो 2,26,000 इंदौर जिले में 7 विधानसभा जो 9 उनको हमारा लगा दे तो 7 विधानसभा है, उसमें ये जो सारे नाम लगभग 2,26,000 नामों को इनको चेक करना है, और इसलिए 14 फरवरी तक डेट रखी है, 14 फरवरी तक सुनवाई करेंगे। अब 14 फरवरी तक सारे नामों की स्क्रीनिंग करना है, इतने सारे नामों का चेक करना बहुत मुश्किल जाती है। हर जोन में लगभग प्रतिदिन 300 से अधिक सुनवाई हो रही है, और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि 14 फरवरी यानी कि महज 9 दिन बाद तक ये काम पूरा हो पाएगा। और इसके लिए इंदौर जिला वाकई में भोपाल से बहुत ज्यादा पीछे है। भोपाल ने बहुत अच्छा काम किया, 80% पे पहुंच गया है, और कुछ और थोड़ा बहुत काम वो पूर्ण कर लेंगे। 36% से हम सीधे 100% पे जम लगा इंदौर जिला। तो नहीं लोगेश, स्थिति 80% भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वोटिंग के परसेंटेज नहीं, ये मतदाताओं के परसेंटेज है। पर इस पे आना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि जो सबको फंसाएंगे, तो ऐसे तो ये काम और आगे खिंच जाएगा। देखिए अभिषेक, जो एसआईआर काम है, जो अधिकारी है, जो जेडो जोनल अधिकारी के अंडर में जितने एसआईआर के अधिकारी, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो नाम दूसरे चरण में जब जाए सामने तो 100% वो करेक्ट है और अप्रूव हो गया है, तो इसलिए वो बारीकी से जांच कर रहे हैं। जो जितने भी नामों में करेक्शन करना है उसका जो डेटा जो दस्तावेज दी जा रहा है, या तो पुराने कोई सर्टिफिकेट हो, पुराने कोई मार्कशीट हो, या पुराने कोई राशन कार्ड हो, वो नाम को करेक्ट करके अपने नाम का कर ले, पति के नाम का कर ले, तो उसके लिए वो थोड़े से दस्तावेज जरूर मांगे जाएंगे। हालांकि जितने बड़ी संख्या बची है 36 से 100%, यानी कहीं ना कहीं बहुत लंबा गेप मुझे दिखाई दे रहा है। इतना लंबा गेप इतने दिनों में कवर करना नामुमकिन है। अगर वो ये
ये जो आपने बात कही कि कोर्ट के आदेश के बाद में कि छोटे मोटे जो करेक्शन उन पर ध्यान न देकर उनको एसआईआर में जोड़ा जाए। अब देखना होगा कि वो अपने ऐसे नाम है जिसमें थोड़ा करेक्शन थोड़ा बहुत या कोई मात्रा हो गया, स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो उसके कारण से कितने नाम आते हैं। जब 14 फरवरी उन्होंने डेडलाइन दी तब पता चलेगा कि आगे हमको कितने नामों को हमने पास कर दिया है कि कर दिया, इनके एफआईआर में नाम जोड़ने की कोई आपत्ति नहीं है। अब उसके बाद में भी काफी नाम बचेंगे अभिषेक, तो इसलिए अभी इस महीने में 14 फरवरी तक पूरा मुश्किल लग रहा। हाँ, टारगेट कर लिया और उसको अगर हमें पूरा करना है तो उसको किसी भी तरह कलेक्टर इंदौर को पूरा करना, इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि आगे जाके किसी तरह की त्रुटि ना हो। हमें अगर उसको लिस्ट को बराबर करना, नामों को करेक्ट करना, हमारा टारगेट पूरा 100% जाना, तो उसके लिए वो ऐसी चीजों को पास करे जो इलीगल के आगे जाके कोई परेशानी हो, तो उसके लिए लंबा गैप है। मुझे लगता है छोटी मोटी नाम होते हैं, लेकिन जो बड़ी त्रुटियां हैं जिनके जो नो मीटिंग है उनके लिए बहुत मुश्किल वाला काम है। जबकि अभी सुनवाई लगातार चल रही है और 300 से लगभग अधिक लोग प्रतिदिन हो रही है हर जोन पर। बहुत शुक्रिया योगेश, बहुत शुक्रिया दिव्या। तो ज़ाहिर पर ये चुनौतीपूर्ण मामला तो है, बड़ी संख्या में लोगों के नाम जो है अभी भी जुड़े नहीं हैं और जाहिर तौर पर काफी तेजी से कोशिश हो रही है कि नाम जुटाए। इसके साथ में फिलहाल इतना ही, बन रही है हमारे साथ। कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर, मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। यह है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। यह है आत्मविश्वास, लगन और